Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन में। और आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जिन्होंने एसएससी की तैयारी अपने एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हुए करी जहां पर उन्होंने इंग्लिश के बारे में जनरली अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने तक उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। मैं यहाँ पर बात करूँगा साजिद की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साजिद को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि साजिद खुद अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दें। तो नाउ साजिद, बैक टू यू और आप अपने बारे में बताइए स्टूडेंट्स को कि आपने कैसे, मतलब अपने बारे में बताइए कुछ कि आप कहाँ से हैं, क्या किया, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, इन सभी चीज़ों को आप प्लीज़ बताइए। Thank you, Robin. Thank you for calling me on your show. Okay, on your channel. Okay. और मैं बेसिकली बुलंदशहर से हूँ। ये एक छोटी सी सिटी है दिल्ली के पास, अराउंड 70 किलोमीटर फार है दिल्ली से। और मैंने यहीं से अपनी स्कूलिंग की है। हाई स्कूल भी और प्लस टू भी मैंने यहीं से किया है। जीआईसी कॉलेज होता है, स्कूल होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हिंदी मीडियम से, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। और स्कूलिंग के बाद मैंने बीटेक किया है ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज आईईसी। और वहाँ से मैंने अपनी बीटेक करने के बाद फिर मैंने एक आईटी कंपनी है एक्सेंचर, उसमें जॉब की है। अराउंड 3.5 years मैंने उसमें जॉब की है। उसमें जॉब करने के बाद फिर मैंने 18 में जॉब छोड़ के और फिर ये सीजीएल वाला एग्जाम की प्रिपरेशन की थी 2018 में। फिर वो एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया और मुझे अभी सीजीएल 2018 से एएसओ इन सीएसएस वाली पोस्ट मिली। ओके, तो पहली तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सो वेरी वेरी आई एम फीलिंग रियली हैप्पी फॉर यू कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। तो देखिए यहाँ पर ना साजिद, हम एकदम फुल्ली नॉर्मली वे में, मतलब स्टूडेंट के सामने कैसे बात करेंगे जैसे कि हम उनको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, उनको हमारे इस सेशन से कुछ जानकारी मिल पाए, कुछ गाइडेंस मिल पाए। तो साजिद, जैसे कि आपने बताया आपका जो स्टार्टिंग स्कूलिंग है वो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बुलंदशहर से हुई, जो कि मेरे ख्याल से एक हिंदी माध्यम स्कूल है। आज के टाइम में अगर आप देखते हैं एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है, प्रॉब्लमेटिक फैक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, वो आता है कि मैं हिंदी माध्यम से हूँ और मुझे शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन सभी एस्पायरेंट से जो कि एसएससी की इस दौड़ में दौड़ेंगे। तो सबसे पहले इस मिथ के बारे में बताइए कि क्या आपकी जर्नी में आपने फेस किया अपनी इस तैयारी में कि आप हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से थे, उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या आपने प्रॉब्लम देखी? क्योंकि इन जनरल इंग्लिश माध्यम ही आपका फिर ग्रेजुएशन शुरू ही हो जाता है, लेकिन इस तैयारी में जब आप उतरे तो उस टाइम पर आपका ये 12वीं तक वाला बैकग्राउंड, ये आपको किस तरीके से वहां पर इश्यू किया, या फिर इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आपने फेस किए, तो प्लीज आप स्टूडेंट्स को बताइए इस मिथ के बारे में। तो जैसे कि हाँ, जैसे मैं बताया आपने, मैंने तो हिंदी में ही पढ़ाई की थी। तो कॉल हमारे स्कूल में ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, टीचर पढ़ाते नहीं है और बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। तो मैंने कुछ भी तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सब चीज आपको ट्यूशन से ही पढ़ना पड़ता है। ओके। तो इत्तेफाक से मैंने इंग्लिश का ट्यूशन भी नहीं लगाया था कभी। तो मुझे इंग्लिश शुरुआत से ग्रामर वगैरह कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन मैं किसी तरह पास हो गया। 10th में मैंने पास कर लिया। 10th में भी मार्क्स मेरे ठीक 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 आ गए, 10th में भी 12th में भी। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ग्रामर कुछ आती नहीं थी, और हमारा जो सिलेबस है वो इतना ऐसा नहीं है। लेकिन किसी तरह मैंने रट के चीजें कर ली उस टाइम पे। हाँ। ठीक है, फिर मैं क्या कहते हैं, जब कॉलेज में गया वहां पे सब इंग्लिश में ही था। ठीक है, तो मैं ज्यादा किसी से बोलता भी नहीं था, और मेरी परफॉर्मेंस भी काफी कम होगी क्योंकि मैंने अभी तक सब हिंदी में पढ़ा था। बिल्कुल। ठीक है, और वहां पे जाके मुझे पहली बार इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीजें देखने को मिल रही थी। सब सब कुछ इंग्लिश में करना था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 2 साल हो गए थे, 2 साल के बाद फिर मैं अपने मुझे ये था कि मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा था। तो किसी तरह पास वास हो जाता था, अपने नंबर ले आते थे जैसे पढ़ लिख के। ठीक है, तो फिर बाद में पता चला कि जब आईटी कंपनी में जॉब करनी होती है तो वहाँ पे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। और क्या कहते हैं, इंग्लिश नहीं आती है तो क्या कहते हैं, इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता है। फिर हाँ। मुझे पता चला, हाँ। फिर मुझे उस दिन पता चला कि यार ये अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो फिर मैंने उस टाइम पे मैं एक्चुअली कोडिंग वगैरह सीख रहा था। मतलब ओके। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस में कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, एएसपी डॉट नेट लैंग्वेज होती है, जावा होती है, आपने सुना हो उसका नाम, सी शार्प, ये इस तरह की लैंग्वेज होती है। मेरा ध्यान उन चीजों पर ज्यादा था। फिर ओके। मुझे बाद में पता चला कि यार इंग्लिश के बिना तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ पे फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश मैंने थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी वहाँ पे। लेकिन मेरा फोकस उस टाइम पे इंग्लिश बोलने पे ज्यादा था। ये ग्रामर वाली चीजें मुझे नहीं आती थी। मैं बोलनी सीख गया था, उल्टी सी थी, लेकिन ग्रामर वाली चीज मुझे नहीं आती थी। ओके। फिर क्या कहते हैं,
जब मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू की ना, तो मुझे पता चला कि ग्रामर तो मेरी बिल्कुल जीरो, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ओके तो फिर क्या कहते हैं, वहां से इंग्लिश क्या कहते हैं, जॉब जब कर रहा था तो बोलनी थोड़ी बहुत आती थी, टूटी फूटी, वो भी गलत गलत इंग्लिश बोल लेता था। लेकिन यहाँ पे आके एक्चुअल पता चला कि मुझे तो इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है। तो हाँ इंग्लिश, और इंग्लिश अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप यूपी बोर्ड से आ रहे हो और आपने इंग्लिश नहीं करी है, पढ़ी है, जो लोग इंग्लिश मीडियम से आ रहे हैं डेफिनेटली उनके पास तो एज है, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी भी हुई है, मतलब सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं। तो मेरे लिए जब मैंने सीजीएल का पहली बार क्या कहते हैं सिलेबस देखा था, तो मुझे लग रहा था कि मैथ तो मैं कर लूंगा, क्योंकि आपको पता होगा यूपी बोर्ड से जो होते हैं उनका मैथ कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा होता बिल्कुल। है ना। ये स्टीरियोटाइप है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है कि हाँ अच्छा तो होता ओके है ना। बिल्कुल। और तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तो मुझे इंग्लिश की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो इंग्लिश का ऐसा था कि मुझे मेरी इंग्लिश के तो मुझे ये था कि इंग्लिश में तो मुझे काम करना है। तो इंग्लिश में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो आपका ग्रामर वाला सेक्शन होता है, ठीक है, आप कहीं पे भी कोचिंग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको ग्रामर सिखा देंगे। जो सेक्शन है वोकैब वाला और रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन है, जो मतलब रीडिंग वाला सेक्शन है बेसिकली, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वोकैब, मुझे मेरी ग्रामर भी इतनी वीक थी कि मुझे कोई सिखा भी नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे क्या कहते हैं ग्रामर अपने पास बैठा के एक एक रूल मुझे ग्रामर का पढ़ाया है, और एक एक रूल मुझे समझाया है। और वोकैब मैंने क्या कहते हैं बाकी चीजें, वोकैब की तो आपको बाई हार्ट ही करनी पड़ेगी चीजें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंग्लिश में है, जो स्टूडेंट मिस करते हैं ना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो मिस को साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो ये दोनों चीजों पे तो फोकस कर लेते हैं, लेकिन जो रीडिंग वाला सेक्शन है ना, वो नहीं करते। अगर आप रेगुलर रीडिंग नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। रीडिंग से क्या होता है कि रीडिंग से ना क्या कहते हैं, एक तो जब आप क्वेश्चन, आपने भी रॉबिन कभी फील किया होगा, जब क्वेश्चन हम करते हैं तो कई बार हमें रूल्स कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन एक ये लग रहा है कि ये आंसर हमें आता है। वो वो फ्लो आंसर वो फ्लो गट बन जाता है, फीलिंग वो के थ्रू आता सेंटेंस है। की और फ्लो हाँ, फ्लो में हम बातें करते हैं। हाँ हाँ, वो गट फीलिंग आती है, वो गट फीलिंग तभी आती है जब आपने बहुत ज्यादा रीडिंग की होती है। तो हाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चों के पास ये वाली एज होती है कि अगर वो नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो वो गट फीलिंग के थ्रू पूरा इंग्लिश का पेपर को सॉल्व कर देते हैं। मैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उन्होंने इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ी, बस वो गट फीलिंग से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ओके तो ये वाली चैलेंज है। ओके ओके तो मैंने बेसिकली एक्स्ट्रा चीज जो की थी वो रीडिंग की थी। मैंने काफी ज्यादा न्यूज़पेपर तो नहीं, मैंने नॉवेल्स पढ़े थे। ओके ओके। तो देखो जैसे हाँ, साजिद ने बताया, तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं किसी भी हिंदी माध्यम स्टूडेंट की बात करूं, उसके सामने यही आता है कि अब यानी कि तैयारी करने से पहले वो ये सोचने लगता है कि इस एग्ज़ाम को अगर मुझे इसके लिए जाना है, तो यहाँ पर आने वाले पैटर्न में आपको लगभग 250 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम में, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस का हम लगाएँ तो 250 मार्क्स मिलता है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में, उसमें भी आपको अगर हिंदी और इंग्लिश में आपको चूज़ करना पड़े, वो आप पर डिपेंड है। लेकिन कहीं न कहीं अगर कोई इंग्लिश में लिखने वाला है, तो उसको वहाँ भी इंग्लिश मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर अपने इस पहले चैलेंज से आगे बढ़ता है, जैसे कि आपने बताया हिंदी माध्यम से आप भी हैं, हम भी हैं, दोनों सेम होम टाउन से होते हुए हमने हिंदी माध्यम से प्रॉपरली पढ़ाई की, फिर देन ग्रेजुएशन की, देन फाइनली इसकी तैयारी के लिए हम लगे। तो ये पहला चैलेंज था जहाँ पर आपने इसको बताने की कोशिश करी कि भाई स्टूडेंट अगर किसी भी एग्जाम की या फिर एसएससी के एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसको लड़ना पड़ेगा, इस चैलेंज को ओवरकम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वालों के पास एक थोड़ा सा एडवांटेज तो होता है, लेकिन इसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाई वर्किंग हार्ड, अपनी स्ट्रैटेजी बना के। आपने कुछ पॉइंटर्स भी बताए बिल्कुल। कि हाँ, तो एक वो चीज मैं हाँ, ऐड करना बिल्कुल। चाहूंगा रॉबिन, एक चीज मैं ऐड भी करना हाँ, चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं वो अपने को ना जब मार्क्स कम आते हैं या मार्क्स कम आते हैं, तो वो सोच अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, हम हिंदी मीडियम से इसलिए मार्क्स कम आ रहे हैं। तो हाँ, यार मार्क्स मतलब अगर मार्क्स बोलने में भी जब इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो कहते हैं कि हम हिंदी मीडियम से इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। लेकिन आप अगर क्रिकेटर्स को देखो, हाँ, अगर आप धोनी को देखो, कोहली को देखो, वो उनकी आप कभी इंग्लिश सुनना, कितने अच्छे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर वो लोग, वो क्रिकेटर हैं, ठीक है, और हमारा काम सिर्फ पढ़ाई का, अगर वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो हम, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हम इसको जस्टिफाई ना करें कि हम हिंदी मीडियम से तो हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते एग्जैक्टली, आई थिंक दैट वाज अ बेटर एग्जांपल, जहां पर आपने बताया कि क्रिकेटर्स की ही अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनके उस पैटर्न में उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को कंपेयर करें कि जहाँ की हमारे जो काम है, इस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और इस एग्जाम की अगर तैयारी करने के लिए हम बोलना और ग्रामर के रूल्स और थोड़ा सा चीज़ों को समझना इंग्लिश में लिखी हुई, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है और इस कमजोरी को हमें अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे पहला हमारा, हमने यहाँ पर चैलेंज बात किया, जो कि साजिद ने भी इस पर थोड़ा सा अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया। तो साजिद, मैं इसके बाद वाले चैलेंजेस की बात करता हूँ। स्टूडेंट, चलिए मैंने मान लिया कि हिंदी माध्यम से है, या फिर कोई इंग्लिश मीडियम वाला भी स्टूडेंट अब हम ले आते हैं उनको पिक्चर में, कि हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम हमने सॉर्ट कर दिया कि अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली इस इश्यू को ओवरकम कर सकते हैं। अब हम आगे आए, हमने ये जान लिया कि ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि पैटर्न क्या है, आपके सामने
3 टियर हैं, तो इन 3 टियर को आप काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बताइए, एक आइडियल स्ट्रैटेजी कि आप चारों सब्जेक्ट पर किस तरीके से ध्यान देंगे, क्या उनको समझना चाहिए, क्या पैटर्न उन्हें देखना चाहिए, किस तरीके मार्क्स को उनको देखना चाहिए। तो इसके बारे में एक ओवरऑल मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपकी क्या रही और आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत में जब मैं एग्जाम दे रहा था प्री वाला, तो मेरा फोकस मुझे क्या कहते हैं, इंग्लिश और क्वांट, तो तब तक मैंने कर ली थी अच्छी खासी, इंग्लिश और क्वांट आ गई थी, तो मेरा फोकस ये था कि मुझे जीए पे ज्यादा फोकस करना है कंपेरेटिवली। ओके। क्योंकि इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग जो वो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जीए में असली प्रॉब्लम जो आती है वो जीए में आती है। तो मैं ना शुरुआत से ही क्या कहते हैं, क्वांट और इंग्लिश के साथ साथ जीए को भी लेके चला था। पहले तो मैंने बेसिकली हुआ ऐसा था कि रीजनिंग का तो मैंने एक बार कर लिया सब कुछ, फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग एक बार करने के बाद सारे क्वेश्चन समझ लिए कि किस तरह से टॉपिक्स को किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से। फिर उसके बाद मैंने वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाली बुक से लगा लिए, ठीक है। सब सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 80 to 90% पेपर जो आता है आपका प्रीवियस ईयर से आता है, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब मैं मॉक्स देता था उसमें रिवाइज हो जाता था रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग तो मैंने एक बार कर ली जो। फिर उसके बाद मैंने टाइम बांटा हुआ था। मैंने कभी भी एक्चुअली मैं टाइम बांटना मतलब टाइम से नहीं पढ़ाई करता था, मैं एक टारगेट बनाता था डेली की इतना क्वेश्चन मुझे क्या कहते हैं, आज इंग्लिश में करने, इतने ग्रामर के क्वेश्चन करने, इतने ये वाला ग्रामर का पार्ट पढ़ना है, ये इतने मुझे वॉकैब के क्वेश्चन करने, इतने मुझे क्वांट में क्वेश्चन करने। और मैं क्या कहते हैं, जीए को भी, जीए मैंने क्या कहते हैं लूसेंट से जीए पढ़ ली थी एक बार सारी। लूसेंट से पढ़ने के बाद मैं इस तरह से करता था कि लूसेंट से एक बार सारी जीए पढ़ ली, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद उसको ना किरण पब्लिकेशन वाली जो बुक होती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, वहां से मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था। जैसे मान लो आज मैंने पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, तो मैं क्या करूंगा, ज्योग्राफी के करने के बाद एक बार उसके नोट्स बना लूंगा। नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज करूंगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी पे आए उनको क्या कहते हैं सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि क्वेश्चन अक्सर होता है कि जीए में भी ना 40 to 50% क्वेश्चन फंस जाते हैं। मेरे पेपर में कुछ क्वेश्चन फंसे थे, ठीक है। तो जीए आप ना कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जीए ना बहुत बोरिंग लगता है, तो जीए को मत छोड़िए, जीए को भी साथ लेके चलिए। अगर आपको आज अब जो करंट सिनेरियो जिसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने लगी है ना, तो उसमें जीए के बिना सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। और मुझे ये था कि मैं क्वांट इंग्लिश तो बहुत आराम से कर लूंगा, जीए ही मेरे को प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने जीए पे ज्यादा फोकस किया। और इन द एंड मेरे जीए में 33 मार्क्स है। और मुझे लगता है कि वो ही मेरे सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया वो उसी पार्ट ने किया। तो आप क्वांट और जीए को, क्वांट इंग्लिश जीए को लेके साथ में चलते रहिए। और करंट अफेयर जो ना एग्जाम के, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, आप साथ के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि लास्ट में करंट अफेयर करना चाहिए। लास्ट के 10 डेज पहले मैंने करंट अफेयर कर लिया था 6 मंथ का, वो इजीली हो गया था। और करंट अफेयर का सेक्शन आजकल बहुत ज्यादा आने लगा है, 15 to 20 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर तो आपको ये समझिए कि वो बोनस के मार्क्स आपके, अगर करंट अफेयर कर लेते हैं तो वो मार्क्स आपके पक्के हो गए। और बाकी सब्जेक्ट आप कुछ, जीए में इतना बड़ा सिलेबस है तो जीए में कुछ टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हो। जैसे मैंने अपने टाइम पे, मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती थी तो मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ के गया था, ठीक है। और तो बस यही है कि, और फिर प्री के टाइम पे मतलब मेरा कहने का मतलब कि टाइम डिवाइड कर ले कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। रीजनिंग के बार कर लेंगे, फिर मॉक से रिवाइज होता रहेगा। ओके। अच्छा, मैं साजिद यहाँ पर एक और आपसे एक सवाल पूछूंगा। जैसे कि हमने यहाँ पर जीएस और रीजनिंग के बारे में जाना, आपने बताया कि मेन जो आपका, जैसे आपने बताया कि आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपके जीए पर आपकी जो तैयारी थी, जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, उसने दिया। अब उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे क्वांट और इंग्लिश की। इन दोनों को मैं साथ इसलिए लेकर चलना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता है मेंस में फिर सभी बच्चों को 400 मार्क्स का यही मिलेगा। तो टीयर 1 से ही, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आती है कि मैंने मैथमेटिक्स का मैं 12th तक नहीं पढ़ा था, उसके बाद जो ग्रेजुएशन करी वहां पर भी मैंने मैथमेटिक्स नहीं देखा। तो इंग्लिश का तो आपने बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि उनको किस तरीके से करना है। हम आएंगे अब सिर्फ और सिर्फ क्वांट पे, कि क्वांट से या तो कोई स्टूडेंट बैकग्राउंड से नहीं है, अगर कोई है तो उसका जो क्वांट है उसमें उसको इश्यूज आते हैं, उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि वेटेज कहीं ना कहीं क्वांट का वही सेम रखता है जो कि इंग्लिश रखता है, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। क्वांट में सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, वो कहते हैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैथ नहीं है, क्वांट है। क्वांट जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स वही है, चाहे आप बायो वाले बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, सबने 10th तक ये वाला मैथ पढ़ा ही है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि उसने ये वाला मैथ नहीं पढ़ा। दूसरा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इसमें ना कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं ईच टॉपिक में, और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको बनाने सीखने पड़ेंगे। अगर आपने, हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि बहुत टाइम हो गया छोड़े हुए, 10th हमने कब करी थी, 7-8 साल हो गए, अब तो भूल गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से करेंगे तो दोबारा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज आपको सीखनी है, आपको मेथड दूसरी मेथड से करना है। जो आप मेथड स्कूल में कर रहे थे ना, ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होती थी क्वेश्चन की, उन वाले मेथड से करेंगे ना, होता था। हाँ हाँ, उन वाले मेथड से करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो अभी मतलब मेरा सजेशन तो यही है कि टीचर्स बताते हैं, टीचर्स जो होते हैं कुछ मेथड बताते हैं, बहुत सारे टीचर, ये किसी कोचिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हो। काफी टीचर फ्री में भी पढ़ा बताते हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे जाके जो मेथड्स को, शॉर्ट ट्रिक से मेथड्स को करना है ना, उन शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चंस को करना सीखना चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक से मेथड को क्वेश्चन को करना है। और असली जो प्रॉब्लम आ रही है ना स्टूडेंट्स के साथ, वो टाइमिंग की आ रही है। तो अगर आप अगर एक शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन को करना सीख लोगे, ट्रिक्स पे काम कर लोगे, तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और दूसरा ये कि आपको कैलकुलेशन पे भी डेली बेसिस पे वर्क करना है। अगर आप 2 घंटे मैथ में दे रहे हो ना, 2 घंटे आप डेली क्वांट पढ़ रहे हो 2 घंटे, तो आपको 15 या 30 मिनट्स कैलकुलेशन पे भी वर्क करना ही पड़ेगा। अगर 2 घंटे पढ़े हो तो 15 मिनट कैलकुलेशन पे भी काम कर लो। कैलकुलेशन पे क्या करना है, आपको स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए सबसे पहले, तो 41 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। फिर एक ट्रिक याद होती है कि आप उस ट्रिक का यूज करके, अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो 125 तक स्क्वायर आप बिना पेपर पेन के निकाल सकते हो। तो वो ट्रिक पे आपको काम करना चाहिए। इस तरह से क्यूब्स आपको 21 तक याद होनी चाहिए, क्यूब्स की जितनी भी ट्रिक है वो याद होनी चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको याद होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप ना कितनी भी चीजें याद कर लो, आप ना भूलते रहोगे कैलकुलेशन वाली चीज। तो आपको ना डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि आज स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कर ली, क्यूब्स की प्रैक्टिस कर ली, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये सब आपको स्मार्टली करना है। उस तरह से नहीं करना जैसे कि स्कूल में करते थे। उस तरह से करोगे ना आपको बहुत टाइम चला जाएगा। और आज सभी स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चन कर तो लेते हैं, सीख जाते हैं सब कुछ, मतलब खूब मेहनत करते हैं सब, वो 2 घंटा जो पढ़ाई करते हैं ना, उसका रेगुलरली वो पढ़ाई करते करते सारे क्वांट के क्वेश्चन बनाने तो सीख जाते हैं, लेकिन पेपर में कर नहीं पाते सारे क्वेश्चन। आप देखना कभी भी स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम करते हैं कि आता तो सब कुछ था लेकिन पेपर में कर नहीं पाए, तो वो यही प्रॉब्लम है। और अभी जो 2-3 साल का क्वांट है उसमें ना डेल्टा भी थोड़ा सा मुश्किल आने लगा है। पहले जो डेल्टा आता था बहुत आसान से आता था, तो वो हो जाता था, लेकिन अब डेल्टा, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, डेल्टा बस थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब जो स्टूडेंट्स जो कहते हैं ना कि हमने नहीं आता या मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं। वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन ही है, वही उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड पे वर्क करना है, तो आप क्वांट को बहुत इजीली कर लेंगे। एग्जैक्टली। तो जैसे कि साजिद ने बताया कि यहाँ पर अगर आपके सामने आपका टाइम पीरियड है, आप अगर 21 की तैयारी कर रहे हैं, 22 की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की जिस तरीके से भी अगर आपको क्वांट से डील करना है, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको अगर पता है कि आपसे अगर आपके कम टाइम में नहीं हो पा रहे हैं, तो आपकी अपनी कैलकुलेशंस पर काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको सारे इश्यूज पता ही चल जाते हैं कि अगर किसी एक सिंगल टॉपिक में जाकर उलझ रहे हैं, तो आपको पता है कि अब आपको उसके सिंगल टॉपिक से रिलेटेड और सवाल देखने और कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो चलिए, ये तो रही हमारी अभी तक की सब्जेक्टिव डिस्कशन की बात। अब मैं एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी में जो एक चीज आती है साजिद, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। ये प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट को किस तरीके से स्टूडेंट को देखना चाहिए, क्योंकि जनरली आपसे भी स्टूडेंट्स पूछते होंगे और मुझसे भी जनरली पूछते हैं कि हम मॉक कितने दें, महीने में कितने दें, क्या हमें एग्जाम के पास आते आते टाइम पर अपने मॉक्स के नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने चाहिए, या फिर हमें उसे अपनी रेगुलर प्रिपरेशन की टाइमिंग में उसको फिक्स करना चाहिए। एक ये चीज जहां पर हम मॉक्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और एक प्रैक्टिस कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने इधर उधर से जो भी मैटर इकट्ठा करना था वो सब चीजें कर ली। अब यहाँ पर जैसे कि आपने बताया, आप डील कर रहे थे, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर डेली डिसाइड करते थे और उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो ये मॉक्स और प्रैक्टिस वाले सेक्शंस पे थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से देखना चाहिए स्टूडेंट को। सबसे पहले तो हम प्रैक्टिस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी आप क्वेश्चंस करना सीखते हैं, ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चंस बना लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बुक है, मान लीजिए किरण पब्लिकेशन की बुक है, प्रीवियस ईयर से एक एक टॉपिक पे सारे क्वेश्चन बना लीजिए। पहली बार जब क्वेश्चन बनाते हैं आप, पहली बार आपका लर्निंग फेज होता है, तो आप क्वेश्चन को सीखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्वांट में मैं बेसिकली भी क्वांट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांट और उसमें ना एक तो ज्यादा मटेरियल इकट्ठा मत कीजिए कि 2-4 बुक उठा लाए, एक बुक बहुत है, ठीक है। एक अगर प्रीवियस ईयर वाली बुक आपके पास है तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो उसको कर लीजिए, उसको आपको ना 3-4 बार करना पड़ेगा। तो पहली बार तो आपको सीखने कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है, तो उस टाइम में आपका उस फेज में आपको क्वेश्चंस को समझ समझ के करना है। जब दूसरी बार आप क्वेश्चन बुक्स को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली क्वांट में, क्योंकि क्वांट में ही टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है। तो
प्रैक्टिस जब आप क्वांट की करें ना, तो 50 मिनट में टाइमर लगा के क्वेश्चंस को करना चाहिए कि 50 मिनट में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो सकता है 20 ही करो, हो सकता है 50 30 ही करो, लेकिन उसको उस स्पीड को आपको इम्प्रूव करना है, तो उससे आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होती रहेगी, ठीक है। और इंग्लिश में सभी में यही है कि आपको ना जो चीजें हैं उनको बार बार रिवाइज करना है, तो ही आपकी चीजें इंप्रूव होगी, ठीक है। इसलिए यही इंग्लिश में वोकैब आप कितनी भी पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे, तो 3-4 बार तो आपको वोकैब पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ग्रामर्स के रूल्स भी इसी तरह से, ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं मॉक्स पे। मॉक्स जितनी जल्दी हो सके ना मॉक्स को शुरू कर दीजिए, ये नहीं कि आपको हमेशा लगेगा कि नहीं अभी तो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस आपका कभी पूरा नहीं होगा, सिलेबस इतना वास्ट है ना, तो आपको लगेगा यार सिलेबस पूरा नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आपका 40-50% सिलेबस भी हो गया ना, तभी मॉक देना शुरू कर दीजिए। 40-50% सिलेबस पूरा हो गया, कितने मार्क्स तो आप मॉक देंगे, आपके कितने मार्क्स आएंगे, मान लीजिए 80 मार्क्स आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं, फिर उससे ना आप पढ़ाई करते रहिए, ये टॉपिक्स अपने पढ़ते रहिए, जैसे इंग्लिश के कुछ टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं, क्वांट में कुछ पढ़ना है, रीजनिंग में कुछ पढ़ना है, फिर अपने टॉपिक्स पढ़ते रहिए और अपने मार्क्स को आगे बढ़ाते रहिए। जैसे 80 आए तो कोशिश कीजिए, अब माने आपने एडवांस शुरू नहीं की है, फिर एडवांस क्वांट में शुरू कर दी, इंग्लिश में कुछ और चीजें आपने पढ़ी हैं, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अगली बार 85 आए, तो ग्रेजुअली अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और मॉक्स ना शुरू कर दीजिए कभी, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम सबके साथ रहती है, अगर आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा भूल गए, अब आपको रिवाइज करोगे तो मॉक दोगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें कर लो। और मॉक जो जिन स्टूडेंट का सब कुछ हो चुका है उनके साथ प्रॉब्लम ये है, वो सोचते हैं कि मॉक रेगुलर देना जरूरी है, मतलब डेली। मॉक ना आपका मॉक आपके उस मॉक से ही आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मॉक से आपकी कोई लर्निंग नहीं होती, मॉक आपके असेसमेंट के लिए होते हैं। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया ना, तो अगर वीक में, जैसे मैं तो अब टीयर 1 में तो मॉक छोटा होता है, तो 2 मॉक आप अगर वीक में देते हो तो मोर देन इनफ है। ये नहीं सिर्फ मॉक से ही पढ़ाई कर रहे हो, मॉक ही देते जा रहे हो, ठीक है। अगर आपने लगता है कि आपको सब कुछ आपका एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उस केस में आप कर सकते हो। और मॉक देने के बाद ना मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ मॉक दे रहे हो, मॉक का एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। और जब भी मॉक दिया करो ना, तो मॉक्स में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, जितनी किसी भी टेस्ट सीरीज के आप दे रहे हो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उनकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है, और कुछ नया क्वेश्चन आपको मिले तो उसे नोट डाउन कर सकते हो, चाहे वो वॉकैब का हो सकता है आपको ईडियम फ्रेज कुछ नया मिला हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई नया मिला हो, कोई नया क्वेश्चन मिला हो, रीजनिंग में कोई नए तरह का लॉजिक बना हो, तो उन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, वो आपको बहुत अच्छी लर्निंग देगा। एग्जैक्टली। तो देखिए अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो हमने सारी चीज़ें जानी। सबसे पहले टॉपिक हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई हिंदी माध्यम से है, उसको ये डर रहता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, उसमें हमें क्या इश्यूज आएंगे, क्या हमें अपने आप को कहीं पीछे मानना चाहिए। तो उसके बारे में साजिद ने बताया कि हमें कभी भी ये सभी चीज़ें नहीं देखनी होती है। अगर हमारा डिसाइडेड है कि ये गोल हमारे सामने है, तो ऑब्वियसली हमें उसकी तरफ बढ़ने के लिए वो हर स्टेप लेना पड़ेगा कि हम अपनी हर कमी को दूरी कर पाएँ। और उसके बाद आगे हमने बात करी, आगे के जो भी चैलेंजेस साजिद ने बताए कि हमें बीच में देखने के लिए मिलते हैं। कभी-कभी हम मॉक्स में अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लेते हैं। देन ही टोल्ड यू कि हमें मॉक्स से अपना असेसमेंट करना है, हमें मॉक्स से तैयारी नहीं करनी है। तो आई थिंक सभी डाउट्स ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर लिए। और साजिद, मैं चाहूँगा कि लास्ट में जो भी एस्पायरेंट अभी एक्टिव हैं एसएससी की तैयारी में, आप थोड़ी-सी अपनी तरफ से एक गाइडेंस, एक गाइडिंग मैसेज, एक मतलब अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स के आप उन्हें फाइनली बोल पाएँ कि अगर आप सीरियसली एसएससी की तैयारी के लिए सीरियस हैं, फोकस्ड हैं, तो आपको किस तरीके से अपनी इस जर्नी को बनाना चाहिए? एक मोटिवेशन पॉइंटर्स मैं चाहूँगा आपकी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए क्या होंगे? देखो, एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो आपका पेशेंस और एक आपकी कंसिस्टेंसी, ठीक है? एग्जाम होता है, कई बार पोस्टपोन होता है, एग्जाम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस डेट में नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि एग्जाम एसएससी का जो एग्जाम है वो 2-3 मंथ में निकल जाता है, हुँ, ठीक है? तो आप वहां पे वो गलती कर देते हैं, वो हमेशा 2-3 मंथ के चक्कर में रहते हैं कि लास्ट के 2-3 मंथ में पढ़ लेंगे। हुँ, एसएससी जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ना कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ठीक हुँ, है? और पेशेंस रखना है, क्योंकि चीजें कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम होने वाला है, फिर एग्जाम डिले हो गया, हुँ, ठीक है? तो आपको पेशेंस भी रखना है, रिजल्ट बहुत बहुत टाइम तक आ रहा है। अगर आपको सीरियसली एग्जाम क्रैक करना है ना, तो ये 2 चीजें, ये तो 2 की है, आपको इन दोनों के बिना तो आपका एग्जाम बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है, क्या कहते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो ना कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हुँ, अपनी प्रिपरेशन के दौरान। क्या कहते हैं, जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो क्या कहते हैं, एंजॉय करने लग जाते हैं, छोड़ देते हैं, किसी अगर एग्जाम को देने लग जाते हैं। तो अगर आप और हर एग्जाम अलग नेचर का होता है। अगर आप मान लो आप सोचते हो कि अभी 2 महीने अब एसएससी का, आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि टीयर 3 का एग्जाम पोस्टपोन होगी, सॉरी ये
CGL 2020 वाला एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो कुछ कोई और जो रिसेंट में एग्जाम होने वाला है बैंकिंग, उसकी तैयारी कर ले, उस डायरेक्शन में चले जाएंगे, उससे आपका काफी नुकसान होता है। ठीक है, एक तो आपको ना अपना जो टारगेट है, क्या कहते हैं, फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपका CGL टारगेट है ना, तो उसी की डायरेक्शन में पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अभी अभी कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स, आप कभी किसी भी टॉपर को देखना, उसके साथ यही होता है कि जब भी वो जब एग्जाम का टाइम मिलता है ना, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसमें पढ़ाई करते रहते हैं। तो यही तो वही चीज उनको टॉपर बनाती है। तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, और क्या कहते हैं, और एक चीज भी बता दूं, जब भी एग्जाम पोस्टपोन होता है ना, टाइम ज्यादा मिलता है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है ना, जिनको एग्जाम क्रैक करना है, वो उस टाइम में भी पढ़ते रहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, एक तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, और एक आपको पेशेंस रखना है पूरी प्रिपरेशन तो के दौरान। मैं एग्जैक्टली मतलब मैं खुद यहाँ पर मतलब साजिद की सभी बातों से सहमत हूँ, एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सबसे पहले साजिद को कि दैट ही हैज़ फाइनली अचीव्ड हिज द टारगेटेड एम। और मैं सभी स्टूडेंट्स को जो भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए थे, आई होप कि आप सभी को काफ़ी अपनी प्रॉब्लम्स से या फिर आपके सामने जो भी चैलेंजेस आपको दिखते हैं, वो सभी से कुछ सीख यहाँ पर देखने के लिए मिली होगी। तो आप कोई भी डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और मैं अगेन थैंक्स बोलूँगा साजिद को कि आप यहाँ पर हमारे सेशन में जुड़े और अपनी जो गाइडेंस है अपनी तरफ से जो भी पॉइंटर्स आपको बने कि बच्चों को अपनानी चाहिए, आपने वो दी। सो थैंक्स अ लॉट साजिद फॉर बीइंग विद दिस ओके सर, सेशन। ओके थैंक यू। सर, ओके।